नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद वैश्विक समुदाय में नई चिंता की लकीरें शुरू हो गई हैं। क्या ये विश्व युद्ध की तैयारियां है और क्या तीसरा विश्व युद्ध के कगार पर अब सारे देश खड़े हो चुके हैं? जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में क्या स्थितियां बन रही हैं? क्या अमेरिका का रोल रहेगा, क्या रूस का रोल रहेगा और क्या एशिया के जो देश हैं उनका क्या रोल रहेगा? इन सब बिंदुओं को जानने समझने के लिए हमारे साथ पूर्व सैन्य अधिकारी ओम सिंह राणा जी हैं। सर, न्यूज सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। सर, ईरान और इजराइल के युद्ध को अब आप कैसे देखते हैं? देखिए योगेश जी, जो हो रहा है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है, लेकिन वश किसी का नहीं चलता। अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो में अगर हम देखें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज के कुछ ऑब्जेक्शन थे। सारा मामला परमाणु क्षमताओं को लेने या उनको डिस्ट्रॉय करने के ऊपर हो रहा है सारा कुछ। इजराइल और उसके साथी देश चाहते हैं कि ईरान के पास एटॉमिक एफिशिएंसी ना हो। दूसरी तरफ ईरान ये महसूस करता है कि अगर उसके पास एटॉमिक वेपन नहीं होंगे जिनको वो गुप्त रूप से बनाता आ रहा है तो कमज़ोर पड़ जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर उसकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें, अमेरिका और उसके मित्र देश इजराइल के साथ खड़े हैं, यूरोपियन कंट्रीज इजराइल के साथ खड़े हैं और बहुत सारे मुस्लिम देश होते हुए भी ईरान को उतना साथ खड़े हुए कोई समर्थन नहीं दे पा रहा है जितनी उसको उम्मीद थी। लेकिन एक चीज़ और समझिए कि ईरान से जिस उम्मीद थी, लेकिन ईरान ने बड़ी सीधे तौर पर बड़ा अटैकिंग मूवमेंट अपनाया है और ईरान ने धमकी भी दी है। वो इजराइल पे भी जो बीते 13 जून को इजराइल पे जो उन्होंने हमला किया है, तो उसने ये संकेत दे दिया कि ईरान भी अब झुकने की स्थिति में नहीं है, वो चाहे अमेरिका हो या कोई भी हो। जब ईरान इस स्थिति में आके खड़ा हो गया है कि वो किसी देश से अपना झुकने की स्थिति में है, दूसरा इजराइल ये कह रहा है कि अब अमेरिका को इजराइल के साथ आ जाना चाहिए खुले तौर पर लड़ाई में। तो अगर अमेरिका खुले तौर पर लड़ाई में आ जाता है तो वैश्विक स्थिति में क्या क्या चीज़ें बदलेंगी? देखिए योगेश जी, ओपनली तो अभी अमेरिका नहीं आएगा, धमकियों तक सीमित रहेगा। रही बात इजराइल और ईरान की, आप जानते ही हैं कि एटॉमिक वार्ता चल रही थी, उसको अल्टीमेटम दिया गया था, 60 दिन का समय दिया गया था और उनको लगता था कि 60 दिन में कोई समझौता हो जाएगा। समझौता नहीं हुआ। उसके बाद स्थितियां बदली। बस गलती ये रही ईरान की, ईरान को लगा कि चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी हो चुकी हैं। उधर दूसरी तरफ इजराइल तैयार था, इजराइल ने उसको संभलने का मौका नहीं दिया और अटैक कर दिया। यही कारण है कि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हुए और उनके जो भी इतने महत्वपूर्ण ठिकाने हैं वो बर्बाद कर दिए गए। इजराइल के अटैक के लिए ईरान तैयार नहीं था और उसकी जो वायु सुरक्षा प्रणाली है उसको बर्बाद कर दिया गया। और आपने देखा तेहरान ओपन स्पेस है इजराइल के लिए, जब चाहे जहां चाहे अटैक कर सकता है। लेकिन यहां एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ईरान चाहे सैन्य क्षमताओं में इजराइल से ज्यादा हो, पर टेक्नोलॉजी में इजराइल मजबूत है। आप जानते ही हैं कि अगर हम ग्राउंड फोर्सेस की बात करें तो ईरान के पास इजराइल से कहीं ज्यादा संख्या में और कुल मिलाकर जो ग्राउंड फोर्सेस है वो ज्यादा मजबूत हैं। अगर हम एयर पावर की बात करें, मिसाइल की बात करें, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इजराइल मजबूत है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अमेरिका और दूसरे मित्र देश अभी खुलकर उनके साथ नहीं आएंगे, दूर से उसको समर्थन देंगे। लेकिन विस्फोटक स्थिति इसलिए भी है कि अगर हम लेबनान की बात करें और हुती विद्रोहियों की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, हमास की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल को बहुत लंबे समय से पीड़ित होना पड़ा है। और यही कारण है कि अब मौका मिला है। हुती जो विद्रोही हैं उन्होंने ओपनली सपोर्ट कर दिया है ईरान का, और हिजबुल्लाह तो पहले से था ही लेबनान का। स्थिति जरूर ऐसी है कि जब हम हुती विद्रोहियों की बात करते हैं या हिजबुल्लाह की बात करते हैं तो समुद्र के अंदर अमेरिकन फोर्सेस अवेलेबल हैं और जब कोई मिसाइल चलती है तो जो लंबा समय होता है उसमें जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो उसको डिटेक्ट करती है, उसकी बेयरिंग और रेंज पता करती है और वो एडवांस में जब 10-12 मिनट का समय होता है इजराइल पहुंचने में, वो पहले ही उसको आगाह कर देते हैं। तो इजराइल उसको अपने सिस्टम से बर्बाद करने के लिए समय मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, इंडिया सक्सेसफुल रहा है क्योंकि एक पड़ोसी राज्य होने, पड़ोसी देश होने के बावजूद भी
पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल जिंदा हालत में अटैक नहीं कर पाया इंडियन पोजीशन पर, जबकि वो नजदीक था, सोचने का समय कम था। दूसरी तरफ अगर देखा 1600-1700 किलोमीटर से दूर से आती हुई ईरान की मिसाइलें, इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस होते हुए भी इजराइल रोक नहीं पा रहा है सारी। कुछ तेल अवीव पर आपने देखा, हाइफा पोर्ट पर आपने देखा, हाइफा पोर्ट को बहुत बुरी तरह बर्बाद कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। 50 के आसपास मिसाइल गई है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, मलबे में तब्दील हो गया। एक बात और कहना चाहूंगा, जब मिसाइल गिरती है तो अगर उसको इंटरसेप्ट कर लिया तो वो आसमान में टूटेगी, लेकिन हम यह कैसे भूल सकते हैं, जिस तरह से कोई ईंधन से लदा हुआ विमान आसमान में भी अगर वो फटता है तो जब जमीन पर गिरेगा तो जमीन पर काफी नुकसान होगा। इसी तरह से मिसाइल का मामला है। अगर इजराइल ने मिसाइल को डिटेक्ट कर भी लिया, इंटरसेप्ट कर भी लिया, तो उसके बावजूद भी उसका मलबा नीचे गिरता है और नुकसान होता है। लेकिन हमने देखा हाइफा जो पोर्ट है वो बर्बाद कर दिया। ईरान बहुत तेजी के साथ रिटेलिएट कर रहा है, स्थितियां खराब है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलकर यूरोपियन कंट्रीज को साथ आए हैं। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर ये एडवांस में धमकी है, अमेरिका ने कहा कि अगर हमारे इंटरेस्ट है उनके ऊपर कुछ ईरान ने किया तो हम ईरान को मिट्टी में मिला देंगे। एक चीज़ जरा समझिएगा, जब वैश्विक नक्शे को आप जब देखेंगे, एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अब इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हो गया। एशिया में आ जाइए तो भारत पाकिस्तान वही स्थिति में खड़े हैं। तो वैश्विक परिदृश्य में जब आप देखते हैं तो ये इंटरेस्ट क्या है? अगर आने वाले दिनों में क्या आप सीन देख रहे हैं? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो देश मित्र देश होंगे लोग अपने साथ आएंगे, वो चाहे नाटो की बात हो, यूरोप की बात हो, अमेरिका की बात हो, रूस की बात हो। पहले दो ही ध्रुव होते थे, अमेरिका और रूस, जब कोल्ड वार होता था। लेकिन अब बहुत सारी स्थितियां जो हैं वो बीते 20-25 सालों में बदल गई। इसको आप कैसे देखते हैं? योगेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सुपरमेसी की लड़ाई है जी। कौन बड़ा है, कौन ताकतवर है, इसकी लड़ाई है। साथ ही साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान तेल का एक बहुत बड़ा भंडार है जो दुनिया की एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करता है। ये तेल की लड़ाई और सुपरमेसी की लड़ाई है। एटम की एनर्जी के बहाने से ये लड़ाई आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इजराइल के माध्यम से अमेरिका और दूसरे देश ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान जो है परमाणु संपन्न देश बने। तो मैं तो यही इस तरह से देखता हूं कि ये तेल और सुपरमेसी की लड़ाई है, जिसमें दबाव बनाकर ईरान को एटॉमिक वेपन प्राप्त करने से या बनाने से रोकने की एक मुहिम है और उसके तेल के भंडारों को बर्बाद करने की मुहिम। ठीक, आप सैन्य अधिकारी भी रहे हैं, जरा चीज़ों को आप समझते भी हैं, जरा ये बताइए, इजराइल और ईरान का युद्ध अब क्या आगे बढ़ेगा या कहीं जाके ठहर जाएगा? इजराइल और ईरान का युद्ध जो मैं देख पा रहा हूं अपनी सीमित क्षमताओं के आधार पर, स्पेकुलेशन हाँ करिए, कैसे? मेरा तो ये मानना है योगेश जी कि ये कुछ दिन बढ़ेगा लेकिन बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि ईरान ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। ईरान के पास अगर हम बात करें टोटल उसकी मिलिट्री पावर की बात करें तो ईरान के पास सिर्फ 25 पनडुब्बियां हैं जहां तक मेरी जानकारी है। इजराइल के पास 5 ही पनडुब्बी हैं। जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं ईरान के पास 13 हैं। उसके पास, मैंने पहले ही कह चुका कि एयर पावर में सुपरमेसी रखता है इजराइल। उसके पास 48 लड़ाकू मैन है। एयरक्राफ्ट 188 है ईरान के पास, उनके पास 240 है। टैंक जो स्थलीय लड़ाई है, इन्फेंट्री की लड़ाई, उसमें 1700 ईरान के पास है तो उनके पास 1300 है, कम है। रिजर्व फोर्सेज जो है हमारे, मतलब जो ईरान है कंट्री, उसके पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक है। दूसरी तरफ उनके पास 4.5 लाख रिजर्व सैनिक है इजराइल के पास। सक्रिय सैनिक जो एक्टिव सर्विस में है वो 6 लाख है ईरान के पास, उनके पास सिर्फ 1.7 लाख के आसपास है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एयर पावर में वो सुपरमेसी रखता है इजराइल, लेकिन ग्राउंड फोर्सेज और दूसरी चीजों में ईरान रखता है। मिसाइल की भी अगर बात देखें तो मिसाइल ईरान के पास देखिए आप, गदर मिसाइल है 1950 किलोमीटर की रेंज की, जिसकी मैक 9 तक की स्पीड है। पावे है, साहिब 3 है, इमद है, 2000 किलोमीटर की रेंज है। सेजिल है, हज कासिम है 1400 किलोमीटर की, फतेह 2 है। तो इस जो मिसाइल है, मिसाइल युद्ध में ईरान जो है पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम सपोर्ट मिलने के बावजूद वो इतना तेजी के साथ अपना अटैक कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है ये सुपरमेसी की लड़ाई है, तेल की लड़ाई है और बहुत ज्यादा दिन तक ये नहीं चलेगी। हाँ,
अगर जिस तरह से पुतिन ने ट्रंप से बात की है, जिस तरह से ब्रिटेन खुलकर इजराइल के साथ आ गया है, जिस तरह जर्मनी और दूसरे देशों ने अपना सपोर्ट दिया है इजराइल को, उस स्थिति में वर्ल्ड वार की मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा असेसमेंट यह है कि अगर स्थिति इसी तरह से बदलती रही तो वर्ल्ड वार तक की नौबत भगवान ना करे ना आए, वो आए, लेकिन स्थितियां बन सकती हैं, वो खतरनाक स्थिति होगी। आने वाले 10-15 दिन को आप कैसे देख रहे हैं? बड़े सेंसिटिव रहने वाले हैं विश्व समुदाय के लिए। अगर मैं 15 दिन की बात ना भी करूं योगेश जी, तो सिर्फ 7-8 दिन की बात करूं, 7-8 दिन में पूरा सिनेरियो बदलने वाला है। जिस तरह से पिछले 3 दिन पहले जब लड़ाई शुरू हुई, इन 3 दिनों में आपने देखा कि जर्मनी और दूसरे देश जो मित्र देश हैं अमेरिका के, और साथ ही साथ आपने देखा कि जो खुलकर साथ आ गए हैं, इवन पुतिन न्यूट्रल बने हुए हैं, लेकिन हम सबको पता है कि चाइना जो रशिया है वो ईरान के साथ खड़ा होगा, और बहुत सारे देश। तो स्थितियां विस्फोटक हो सकती है। 7 दिन में बहुत कुछ बदलने वाला है, और अगले 2-3 दिन में तो बहुत ही तेजी के साथ बदलने वाला है। सिर्फ ईरान और इजराइल लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते जब तक उनके साथी देश उनके साथ ना आए। एक चीज सर और बताइएगा कि ईरान की बात कर लीजिए, ईरान से हम तेल आयात करते हैं, इजराइल भारत का टेक्नोलॉजिकल फ्रेंड है, तो अगर स्थितियां बनती हैं और दोनों देश अगर युद्ध में चले जाते हैं तो इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? योगेश जी, मैं तो पुरानी बात रिपीट करना चाहूंगा कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो सिनेरियो बिल्कुल सेम है। भारत राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलता है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हैं। यूक्रेन के साथ भी दोस्ती थी, रशिया के साथ भी दोस्ती थी, इसके बावजूद हमने एक ऐसा स्टैंड लिया, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने, वर्तमान सरकार ने एक ऐसा स्टैंड लिया जो बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट था। और आपने देखा कि दोनों देशों से जब यूक्रेन से हमने अपने विद्यार्थी निकाले तो दोनों देशों ने लड़ाई बंद कर दी थी। वही स्थिति यहाँ है, राष्ट्र प्रथम की धारणा के साथ। जिस तरह से भारत को लगा कि हम बहुत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, हमारी जरूरतें ज्यादा है, तेल की हमें ज्यादा जरूरत है, तो हमने राष्ट्र प्रथम की अवधारणा को लेकर हमने रशिया से तेल खरीदा। क्या खरीदा ना, सबको पता है, दुनिया नाराज हुई, लेकिन नहीं, राष्ट्र प्रथम। तो इसी तरह यहां होगा, ईरान भी हमारा जो अच्छा मित्र है और इजराइल भी हमारा अच्छा मित्र है। एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका और इजराइल को ये डर है कि ईरान के पास हथियार बनाने की ब्रेकआउट कैपेसिटी आ चुकी है, यानी आने वाले दिनों में वो परमाणु परीक्षण कर सकता है, और अगर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि ईरान जो है वो परमाणु परीक्षण कर लेता है तो विश्व समुदाय में या वर्ल्ड सिनेरियो में क्या चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी? मित्र योगेश, कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। पिछले 3 दिनों में हमने देखा कि जो ईरान के जो एटॉमिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इजराइल ने बर्बाद कर दिया, काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसका प्राइम मोटिव वही है कि ईरान के पास जितने भी जो यूरेनियम संवर्धन के केंद्र हैं उनको बर्बाद कर दिया जाए, उनके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए लोगों को बर्बाद कर दिया जाए, जिसमें उनको नुकसान हुआ भी है। कुछ वैज्ञानिक उनके मारे गए हैं ईरान के। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में ईरान को युद्ध विराम से पहले उस हालत में ला दिया जाएगा जब वो परमाणु बम न बना सके। तो आखिरी में आप यही कहना चाहेंगे कि आने वाले जो 10 से 15 दिन है या कहें 1 हफ्ता जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 2-3 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ ईरान और इजराइल की अगर बात करें, उनके सपोर्टर की बात करें, लेकिन उसके बाद का समय अंतरराष्ट्रीय सिनेरियो पूरी तरह से बदलने वाला है। वो अच्छे के लिए भी बदल सकता है, वो खराब के लिए बदल सकता है। तो निश्चित तौर पर आपका बहुत बहुत आभार, आपने इन सब चीज़ों पर प्रकाश डाला। अब आने वाले दिनों में ईरान और इजराइल के युद्ध किस दिशा में जाएगा, अमेरिका क्या रोल होगा, रूस का क्या रोल होगा, ये आने वाले 2-4 दिनों में या कहें 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर ईरान परमाणु परीक्षण कर लेता है तो इसके बाद विश्व समुदाय की क्या स्थिति बनेगी, वो भी काफ़ी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले किसी फिर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।